जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल फिजिक्स ठिकाना पे। आज हम लेकर के आए हैं बेसिक मैथ का थर्ड एंड फाइनल वीडियो। इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन तक पूरा का पूरा पार्ट को कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ किए पिछले लेक्चर के कुछ सवालों के आंसर। हमने डिफरेंशिएशन में चेन रूल पढ़ा था और उसके बेस पर कुछ सवाल दिए थे, तो यहाँ पर इन सभी के आंसर हमने लिखे हुए हैं। आप अपने अपने आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो पहला सवाल ln 6x 1/x, दिस इज द फाइनल आंसर। ln x टू द पावर 4, इसका फाइनल आंसर है 4/x। e टू द पावर 2x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं 2e टू द पावर 2x। a cos kx का डिफरेंशिएशन माइनस a k sin kx, sin kx का k cos kx, tan 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x sec स्क्वायर 3x स्क्वायर। ये 3x स्क्वायर sec के अंदर है, सो 4 cos 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 32x sin 4x स्क्वायर। एंड द लास्ट वन, इसका आंसर है माइनस बीटा ई टू द पावर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स। सो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आज के लेक्चर को बढ़ाते हैं आगे। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में, और डिफरेंशिएशन में चेन रूल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल आज हम कवर अप करने वाले हैं। तो विल स्टार्ट विद द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? अभी तक आप लोगों ने डिफरेंशिएशन के अंदर बेसिक डिफरेंशिएशन के साथ साथ चेन रूल पढ़ा है। अब चेन रूल कहां पर काम आता है? चेन रूल ऐसे फंक्शंस में काम आता है जहां पर फंक्शन के अंदर भी एक और फंक्शन है। पर क्या होगा अगर आपको एक वैल्यू दे दी जाए y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, यानी कि x और साइन x आपस में मल्टीप्लाई हैं। इस वक्त पे ना तो आप चेन रूल अप्लाई कर सकते हो और ना ही पुराने किसी रूल से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यानी यहां पर दो फंक्शंस हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहला फंक्शन कौन है? x। दूसरा फंक्शन कौन है? sin x। ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तब कौन सा रूल अप्लाई करोगे? प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट रूल आता है, और u मल्टीप्लाइड बाय v का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे समझो। सबसे पहले आप किसी एक को डिफरेंशिएट कर दोगे और दूसरे को बाहर मल्टीप्लाई में रख दिया जाएगा। इसके बाद प्लस लगा करके उल्टा कर दो, जिसे डिफरेंशिएट किया था उसे बाहर ले जाओ और जो बाहर था उसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। तरीका समझ में आया? अप्लाई करके देखते हैं, सीधा सीधा फंडा क्लियर हो जाएगा। देखो यही सवाल लेकर के देखते हैं। सो द सेम क्वेश्चन विल सॉल्व इट। सो अगर हमें डिफरेंशिएशन ऑफ x साइन x करना है, जहां पर पहला फंक्शन हो गया x और दूसरा फंक्शन हो जाएगा साइन x, ठीक है? तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप किसी एक फंक्शन को बाहर रख दो मल्टीप्लाई में और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। देखो x को बाहर रख दिया, sin x का डिफरेंशिएशन कर देंगे अभी हम। एक बार तो हमने लिख दिया, प्लस लगाओ, sin x को इस बार बाहर लिख दो और x का डिफरेंशिएशन कर दो, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? प्लस का साइन, एज पर द फॉर्मूला। खत्म, सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? x साइन x का क्या होता है? cos x प्लस साइन x मल्टीप्लाइड बाय 1, लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द फाइनल आंसर, x cos x प्लस साइन x। बताओ यहां तक क्लियर है क्या? अगर ये चीज क्लियर है तो कुछ और एग्जांपल्स हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं।
सो एग्जाम्पल नेक्स्ट हम ले लेते हैं x e की पावर x। लेट से y की वैल्यू है x e टू द पावर x। यहां पर भी ध्यान से देखो, हमारे पास ना दो फंक्शंस हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये ना तो आप पुराने किसी चेन रूल से सॉल्व कर सकते हो और ना ही हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, पहला फंक्शन हो गया x, दूसरा फंक्शन हो गया e टू द पावर x। क्या रूल अप्लाई करें? अगर हमें डिफरेंशिएशन ऑफ x e टू द पावर x सॉल्व करना है तो अकॉर्डिंग टू द रूल एक को बाहर मल्टीप्लाई में डाल दो और दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस लगा करके उल्टा कर दो। जिसे डिफरेंशिएट किया था इस बार उसे बाहर लिख दो और जो बाहर था इस बार उसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। बस खत्म, सॉल्व करो, आंसर आ गया। x एज इट इज, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है, प्लस ये बाहर वाला e टू दी पावर x मल्टीप्लाई में, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सो फाइनल दिस इज द आंसर। इसके बाद आप चाहें तो कॉमन वगैरह ले सकते हैं, वो हमारे ऑप्शंस पे डिपेंड करता है क्या फॉर्मेट है। आई होप मल्टीप्लिकेशन रूल या प्रोडक्ट रूल आपको क्लियर होगा, आई होप सो। मैं कुछ सवाल आपको दे देता हूं होमवर्क के लिए, तो आप करें सॉल्व। सो फॉर होमवर्क कुछ फंक्शंस मैं आपको दे रहा हूं, इनका आपको डिफरेंशिएशन करना है। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, पहला सवाल। दूसरा सवाल y इज इक्वल टू एक्स ln x। तीसरा सवाल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स कर दो। चौथा सवाल y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स हम कर चुके हैं, तो आप ले लीजिए e टू द पावर x साइन एक्स। ठीक है, तो इन सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और सवाल लिख लो, फिफ्थ, 2x स्क्वायर माइनस 5x होल मल्टीप्लाइड बाय साइन x। ठीक है, और एक थोड़ा सा चैलेंजिंग सवाल जिसके अंदर मैं प्रोडक्ट रूल और चेन रूल दोनों को मिक्स करके सवाल दे रहा हूं। सो ये लास्ट वाला सवाल आपके लिए चैलेंजिंग सवाल हो जाएगा। सो ये हम लिख लेते हैं 5 e टू द पावर x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर 4x। ठीक है, ठीक ठाक डिफिकल्ट है। सो ये वाला भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड हैं और साइन स्क्वायर 4x सेकंड टर्म है, तो इसे सॉल्व करिएगा और कमेंट करके बताइएगा इसका क्या आंसर है सिक्स्थ वाले का। सो आप लोग पॉज करके लिख लो, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। सो प्रोडक्ट रूल के बाद हम आते हैं डिवीजन रूल। देखो, जिस तरीके से कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो उसके लिए एक बेसिक सिंपल सा रूल है, प्लस लगा करके आप एक को बाहर एक को डिफरेंशिएट करके बीच में प्लस लगा दो। बड़ा आसान सा रूल था, अभी हमने देख लिया। डिवीजन रूल में भी कुछ कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंजेस है, तो देखते हैं डिवीजन रूल में क्या होगा। तो डिवीजन रूल में भी हमारे पास दो फंक्शंस रहेंगे और उन दोनों फंक्शंस के पेयर यानी u डिवाइड बाय v पैटर्न का जो हमारे पास फंक्शन है, अगर हमें इसे डिफरेंशिएट करना है तो नियम क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। यहां पर प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, इसलिए एक बार इधर ध्यान दो सभी लोग। जो फंक्शन ऊपर की साइड है, बड़ा सिंपल है, जो फंक्शन ऊपर की साइड है पहले उसे डिफरेंशिएट करो। तो पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं जो ऊपर है, तो नीचे वाले को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इसके बाद माइनस लगाओ और उल्टा कर दो। जिसे डिफरेंशिएट कर चुके हैं वो बाहर, और जो बाहर था इस बार उसे डिफरेंशिएट करना है होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला है,
और धीरे धीरे आप सवाल सॉल्व करेंगे तो इसकी भी आपको आदत हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में छोटे छोटे चेंजेस हैं, जैसे पहला चेंज यहां पर माइनस आता है। अब क्योंकि यहां पर माइनस है तो यहां पर पहले कौन डिफरेंशिएट होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। पिछले वाले में प्लस था तो पहले किसी को भी डिफरेंशिएट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां फर्क पड़ता है। तो आसान तरीका याद रखने का, जो ऊपर है पहले उसे डिफरेंशिएट करो, माइनस लगा करके एक्सचेंज। चलिए आइए हम सवाल पे आते हैं। पहला एग्जाम्पल, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। साइन x अपॉन x, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो यहां पर u यानी कि न्यूमरेटर वाला जो फंक्शन है साइन x हो जाएगा और डिनोमिनेटर वाला फंक्शन v कौन सा हो जाएगा, x के बराबर, ठीक है। तो आप चाहें तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप लिख लो u कितना है साइन x, v कितना है x, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करो, पहले x को हम बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे साइन x का, माइनस लगा करके साइन x को बाहर रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय जो v था डिनोमिनेटर में उसका होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर। सॉल्व करो, आंसर आ गया, खत्म, बड़ा आसान सा है। x साइन का कितना हो जाएगा, cos x माइनस साइन x, x का डिफरेंशिएशन 1, मल्टीप्लाई करने का नो सेंस, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। फिर फाइनल फॉर्मेट डिपेंड करता है ऑप्शंस में कैसा दे रखा है, तो कॉमन वगैरह लेना है तो हम ले सकते हैं। बताओ यहां तक क्लियर है क्या, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सपोज अगला एग्जाम्पल हमारे पास हो गया ln x डिवाइडेड बाय, क्या करें, e टू द पावर x ले लें, ठीक है। कोई भी दो फंक्शन लेने, हमें तो इस रूल को अप्लाई करना आना चाहिए। इस पे कोई आपसे डिटेल सवाल तो पूछने वाला है नहीं, क्योंकि बेसिक मैथ 11th 12th का इतना कोई बड़ा पार्ट नहीं है जिस पे डायरेक्टली सवाल पूछा जाए फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो चलो इसको भी डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो डायरेक्टली मैं डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन लिख देता हूं। सो दिस विल बी इक्वल टू, सबसे पहले डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, याद क्या रखना है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, उल्टा कर दो, ln x बाहर और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, दूसरे वाले का, होल डिवाइडेड बाय e टू द पावर x का होल स्क्वायर। खत्म खत्म। तो e टू द पावर x, ln x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 बाय x माइनस ln x इस बार एज इट इज और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन एज इट इज होता है। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप यहां पर ब्रैकेट लगा देना, होल डिवाइडेड बाय e टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि e टू द पावर x की पावर भी 2 हो जाएगा। सो डायरेक्टली लिख दो इसे e टू द पावर 2x, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। एक आधे सवाल और आपको दे देते हैं एज अ होमवर्क, आप सॉल्व करिएगा। सो पहला सवाल होमवर्क के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स। देखो आप चाहें तो इसे डिवीजन रूल से भी सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो इसे सेपरेटली सॉल्व करके, बड़ा सिंपल सवाल हो जाएगा, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी, जो पहले आपको स्ट्राइक कर जाए। दूसरा ln e टू द पावर x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल हो गया, करो सॉल्व, हाँ थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल है। अगर आप ये सॉल्व करते हैं तो कमेंट्स में बताना आंसर अगर आपको जल्दी है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। थर्ड 10x डिवाइडेड बाय ln x
प्लस 4। ठीक है, चलिए 3 सवाल हैं। सो आप किसी भी फॉर्मेट में आंसर लिख सकते हैं, बस आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शंस में क्या फॉर्मेट है वो फिलहाल इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, तो फटाफट से पॉज करके आप लोग लिख लो। इसके बाद एक बढ़िया सा सवाल आपको मैं दे रहा हूं जो कि डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड है। अच्छा सवाल है, ठीक है। तो अगला सवाल क्या है, देखिए इससे पहले का आप पॉज करके लिख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मेरे पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होने की जो रेट है वो रेट हमें दे रखी है 1/π मीटर पर सेकेंड। रेट का मतलब क्या होता है, किस दर से चेंज हो रहा है। रेट का मतलब होता है जैसे, चलो ये तो बेसिकली सवाल है, मैं बता दूंगा तो फिर आधा सवाल तो यहीं सॉल्व हो जाएगा, है ना। आप पहले सोचो, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। देन आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड आउट करना है पहला रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया आपको बताना है, ठीक है। व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 2 मीटर, पहला सवाल ये है। आप चाहें तो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा। और दूसरा वॉल्यूम का भी रेट ऑफ चेंज बता सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम एट रेडियस इज इक्वल टू अगेन 2 मीटर ही मान लो। हम मैथ्स वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, हम फिजिक्स वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो रेडियस को बदल बदल के कोई मतलब नहीं है, अल्टीमेटली वैल्यू ही प्लेस करनी रहती है। तो आप पॉज करके पहले पूरा रिमेनिंग डेटा लिख लो, इसके बाद मैं ये सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है बच्चों। ओके, तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। कैसे करना है, देखो आपको ना रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है फिजिक्स की टर्म में, इसका मतलब होता है आर में कितना चेंज हो रहा है समय के साथ साथ। ऐसे लिखते हैं dr/dt की वैल्यू आपको 1/π पता है। ये सवाल है बेटा, इसको ऐसे ही समझा जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस यानी रेडियस कितना चेंज हो रहा है समय के चेंज होने के साथ साथ। हिंदी में इसका ये मतलब होता है। तो रेडियस में चेंज मतलब dr, बेटा dr किसके लिए लिखते थे, स्मॉल चेंज के लिए तो लिखते हैं। तो चेंज इन r डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यानी dr/dt लिख सकते हैं। ये हमें 1/π के बराबर गिवन है। फिर आते हैं हम पहले सवाल पे, आपको सरफेस एरिया में रेट ऑफ चेंज बताना है। मैं सरफेस एरिया को केवल a से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। स्फीयर के लिए सरफेस एरिया होता कितना है, 4πr² होता है, याद होना चाहिए। अब एक काम करता हूँ, मैं दोनों तरफ टाइम से डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे dA/dt ही बताना था। रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम पीरियड, इसी को तो बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। मुझे यही चीज चाहिए, क्लियर है। तो क्या किया जाएगा, देखो 4π कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, दिस इज बेसिकली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो 4π कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब ध्यान से देखना क्या बचा, d/dt ऑफ r²। अब r को टाइम के रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, क्या करें, चेन रूल अप्लाई करो। अब चेन रूल में क्या होता है, r² को पहले r के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर दो, कितना आ जाएगा 2r, और फाइनली dr/dt एडिशनल लिख दो।
है ना। चेन रूल आपका परफेक्ट होना चाहिए ये सॉल्व करने से पहले। तो डी आर बाई डी टी क्या चीज है बच्चों, डी आर बाई डी टी है 1/पाई। सो डी ए बाई डी टी कितना आ जाएगा, दैट इज 4 पाई इंटू 2r मल्टीप्लाइड बाय 1/पाई। अब आपको डी ए बाई डी टी ही चाहिए था, पर कब, जब रेडियस 2 के बराबर है। तो यहां पर रेडियस की वैल्यू आप 2 प्लेस कर सकते हो और सॉल्व कर दो। कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 2 2 जा 4 अपॉन पाई, तो पाई से पाई चला गया, 4 4 जा 16, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम भी आप निकाल सकते हैं, एग्जैक्टली सेम तरीका। सो ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, आप लोग घर पे सॉल्व करें और पॉज करके सॉल्व करिए इसको। ठीक है, सो आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होगी। अब हम डिफरेंशिएशन के ही एक दूसरे और अनोखे पड़ाव पर बढ़ रहे हैं। इससे पहले हम आपको एक छोटी सी चीज सिखाते हैं, डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन, जैसे आपको ना एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू 5x³ माइनस 4x² प्लस 10। लेट सपोज आपको ये फंक्शन दे रखा है, आप इसे सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करते हो x के रेस्पेक्ट में, मतलब क्या बोला जाएगा dy बाई डी एक्स, है ना। ये हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया है विद रेस्पेक्ट टू x। क्या बन जाएगा 5 3 ज़ा 15 x² माइनस 4 2 ज़ा 8 x, 10 का हो जाएगा 0। अब डबल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि आपने एक बार तो डिफरेंशिएट कर दिया, इसे एक बार और डिफरेंशिएट करो। तो अगर आप इसे एक बार और डिफरेंशिएट करते हो तो बच्चों देखो, इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है। बोला कैसे जाएगा शॉर्ट में, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या बोलेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये रिप्रेजेंट करने का बच्चों सिर्फ एक तरीका है ना, कोई लॉजिक मत ढूंढो आप इसमें। ऊपर वाले में d के आगे स्क्वायर लगाया जाता है और डिनोमिनेटर में x के आगे स्क्वायर लगाया जाता है। सर ऐसा क्यों, ये एक तरीका है, बात खत्म। आपको ये फॉर्मेट लिखना है डबल डिफरेंशिएशन के लिए। क्लियर है क्या ये चीज? या फिर अगर आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हो कि आपने एक बार तो डिफरेंशिएट कर दिया था, जो भी आया है उसे आप एक बार और डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में। तो ये और ये एक ही बात है, कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं लिखने का। ज़्यादातर हम ये यूज़ करते हैं, ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है तो हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या हो गया बच्चों इस सवाल के लिए, इसे वापस से डिफरेंशिएट करना है। एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हो, इसे फिर से डिफरेंशिएट करना है। कितना आ जाएगा 30x माइनस 8, फाइनल आंसर। तो दिस इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द सेम फंक्शन। आई होप डबल डिफरेंशिएशन आपको क्लियर है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है एंड सॉल्व कैसे किया जाता है ये क्लियर होगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन ऑफ अ फंक्शन। डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन ऑफ एनी फंक्शन। तो क्या होता है इस टॉपिक में समझते हैं, लिख लीजिए हेडिंग, मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन ऑफ एनी फंक्शन। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, देखो एक एग्जांपल हम लेते हैं कि y इज इक्वल टू 4x² माइनस 16x। ठीक है, मेरे पास एक फंक्शन कितना है 4x² माइनस 16x।
अगर मैं ऐसा चाहता हूँ कि इस फंक्शन का मुझे मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, कितनी, इस फंक्शन की मुझे मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और इसी फंक्शन की मुझे मिनिमम वैल्यू भी बतानी है। ठीक है, सवाल क्लियर है क्या आपको? सवाल ये है कि मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 4x² माइनस 16x। इस फंक्शन का मुझे मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मिनिमम वैल्यू बतानी है ना। अब सवाल समझने के लिए हम कुछ वैल्यूज पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर मैं आपको सवाल फिर से समझाऊंगा। ठीक है, मेरे साथ ध्यान देते जाओ, 2 से 3 मिनट के अंदर आपको सवाल समझ में आ जाएगा। देखो इधर, आप इस फंक्शन के अंदर पहले x को 0 रख करके देखो y कितना आएगा बच्चों, y भी 0 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर आप 1 लेते हो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 16 यानी माइनस 12 आ जाएगी। अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हो तो 2 2 ज़ा 4, 4 4 जा 16 माइनस 32 कितना आ जाएगा, 16 माइनस 32, सो इट विल बी माइनस 16। ठीक है, इसी तरीके से हम x की वैल्यू को लास्ट 3 रख देते हैं तो y कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 36 माइनस 16 to 3 48, so minus 48 it will be minus 12, okay, and so on। 2-4 वैल्यूज और निकाल देते हैं। x इज इक्वल टू -1 पे कितना होगा, -1 पे ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 प्लस 16 हो जाएगा यानी कि 20। y कितना आ रहा है, 20। x इज इक्वल टू -10 रख करके देखो तो -10 पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +100, 400 और +160, 560 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 560। अब इस पैटर्न को नोट डाउन करो, इस पैटर्न को आप नोट करिए कि x की हमने ना बहुत सारी वैल्यूज रखी, x की हमने बहुत सारी वैल्यूज रखी। इन x की वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग y की भी बहुत सारी वैल्यू मिल गई हमको, है ना। यही होता है ना, एक इक्वेशन में x और y के बीच का रिलेशन क्या बताता है कि x में आप जब वैल्यूज रखोगे तो y की भी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपको मिल जाएगी। वही हमने करके देखा है। तो हमने ना एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि 0 से जब आप नेगेटिव साइड पर जाते हो तो y की वैल्यू बढ़ती जा रही है और ये और इन्फिनिटी तक बढ़ती चली जाएगी। कहाँ तक बढ़ेगी, इन्फिनिटी तक। आप x को -1000 रखो तो y की भी वैल्यू अच्छी खासी पॉजिटिव में ही रहेगी, यही ये ट्रेंड बता रहा है। पर जब आप x की वैल्यू पॉजिटिव में प्लेस करते चले जाओगे तो यहां पर क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है कि y की वैल्यू पहले तो नेगेटिव में इंक्रीज हुई, -0 से -12, -16, फिर क्या हुआ, अचानक से x की वैल्यू 2 पर y कितना आ गया, -16 पर x की वैल्यू 3 पर, अब y कितना वापस से -12 और फिर ये वापस से 0 की तरफ बढ़ेगा, है ना। ये किसकी तरफ बढ़ेगा, 0 की तरफ बढ़ेगा। जैसे एक वैल्यू और रख लो, x इज इक्वल टू आप 10 रख लो तो 10 10 ज़ा 100, 400 और -160 तो ये कितना हो गया, 240 प्लस में 240, यानी ये वाली जो वैल्यू थी ना -16, इससे नीचे नेगेटिव में वैल्यू और नहीं जाने वाली। आप कोई भी वैल्यू रख करके देखो, -16 से और कम वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे। आप रख करके देखो, कोई भी वैल्यू रखो x की, y की वैल्यू -16 से और कम नहीं जाएगी। ठीक है, भरोसा रखो मेरे पे। यानी यहां से आप क्या कह सकते हो कि मिनिमम वैल्यू इस y की कितनी है, -16। मैक्सिमम कितनी है, इन्फिनिटी। मैक्सिमम कितनी है, इन्फिनिटी। यही तो बात हुई ना, ये सवाल है। अब आप किसी भी फंक्शन के लिए ऐसे कितनी वैल्यूज रख करके चेक करोगे, पागल हो जाएंगे। ये तो पॉसिबल नहीं है ना।
तो सवाल में हम एक तरीका ढूंढने वाले हैं जिसमें x की कितनी वैल्यू पर y मिनिमम और मैक्सिमम हो सकता है, ये x की वैल्यू हमें पता पड़ जाएगी। वही x की वैल्यू आप फंक्शन में डाल देना तो आपको y की भी वैल्यू मिल जाएगी। यहां तक क्लियर है क्या? अब तरीका हम समझते हैं। ये तो सवाल था, है ना, ये तो सवाल था। मेरे ख्याल से आपको सवाल समझ में आ गया होगा कि सर मैक्सिमा या मिनिमा किसी फंक्शन का निकालना है तो उसका मीनिंग क्या होता है। अलग अलग वैल्यूज़ रखने पर y की वैल्यूज़ अलग अलग आती है, तो वो मिनिमम या मैक्सिमम हो सकता है मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी हो सकता है किसी केस में मिनिमम माइनस इन्फिनिटी हो और मैक्सिमम पर कैप लगा हो। जैसे यहाँ पर टोपी यानी कि लिमिट कहाँ पर लगी है, -16 पे। किसी और फंक्शन में ऐसा हो सकता है कि माइनस में तो इन्फिनिटी जा रहा है पर पॉजिटिव में शायद 20 के ऊपर नहीं जा रहा हो, है ना, इस तरीके से कैप लग सकता है। तो अलग अलग टाइप के सवाल हो सकते हैं। सर तरीका क्या है, तरीका बता दो अब, है ना, बड़ा आसान सा तरीका, बहुत सिंपल तरीका है। तो क्या तरीका है, अब ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन किताब सब साइड में रखो, पहले तरीका समझो। तो तरीका ये है, स्टेप नंबर 1, आपको क्या करना है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और उसे 0 के बराबर रखना है। तो ये जो एग्जाम्पल था हमारा 4x² - 16x, इसी की वैल्यू लेकर के देख लेते हैं y में। तो आप क्या करेंगे, d/dx ऑफ 4x² - 16x, ठीक है। मान लेते हैं कि ये वाली वैल्यू हमें नहीं पता, हम ना तरीके से निकालना चाहते हैं कि सर ये जो x = 2 या y = -16 आपने निकाला, आप जो तरीका कह रहे हो उससे निकाल करके बताओ, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करो और इक्वल टू 0 कर दो। बोलो क्या होगा, 4 2 = 8, x - 16 = 0। x कितना आ जाएगा, 16/8, कितना आ गया, 8 2 = 16। x की 2 वैल्यू पर, अब सुनना ध्यान से, x की वैल्यू 2 पर या तो मिनिमम होगा या तो मैक्सिमम होगा, या तो मिनिमम होगा या तो मैक्सिमम होगा। देखो x की वैल्यू 2 पर ही कुछ तो है, ये वैल्यू तो मिल गई हमको, है ना। कैसे मिली, बड़ा आसान था, डिफरेंशिएट करो = 0। सर इस वाले में तो हमने सॉल्व करके देख लिया था कि ये मिनिमा है, बट आपके तरीके से कैसे पता चलेगा कि x = 2 पर मिनिमा होगा, है ना। इसके लिए हम स्टेप नंबर 2 देखेंगे। पहले एक काम करो, x = 2 तो आप निकाल चुके हो ना, तो x = 2 पर y की वैल्यू कितनी आएगी वो भी निकाल करके रख लें। तो 2 प्लेस कर दो, 4 × 2² - 16 × 2, 4 4 = 16 -32 दैट इज इक्वल टू -16, ठीक है। अच्छा ये वाली भी वैल्यू आ गई -16, पर सर ये मिनिमा ही होगा कैसे पता, ये भी तो हो सकता था कि लोएस्ट वैल्यू -∞ और हाईएस्ट वैल्यू -16 हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। तो सर ये मिनिमा ही होगा कैसे पता, इसके लिए हम करेंगे स्टेप नंबर 2। पहला स्टेप तो था डिफरेंशिएट करो = 0 के बराबर रखो, आपको x मिल जाएगा। यही x y वाले में प्लेस कर दो, आपको y की भी वैल्यू मिल जाएगी। यानी आंसर तो बच्चों आ चुका है, आंसर तो आ गया। आपको क्या चेक करना है, इन दोनों में से किसी एक पर टिक लगाना है, इन दोनों में से किसी एक पर टिक लगाना है। अब वो टिक कैसे लगेगा, स्टेप नंबर 2 से पता चलेगा। आप क्या करोगे, डबल डिफरेंशिएट करो, इसी फंक्शन को y को ही डबल डिफरेंशिएट करो, इस तरीके से लिखते हैं। यानी सिंगल टाइम तो हम डिफरेंशिएट कर चुके थे, कितना आ गया था सिंगल टाइम डिफरेंशिएट के बाद, 8x - 16 आ चुका था। अभी वापस से इसे डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ गया। वापस से डिफरेंशिएट करो, -16 का तो 0 हो जाएगा, 8x का कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन यानी कि स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन में आपको एक वैल्यू मिलती है, इस वैल्यू से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं हमको इस वैल्यू से। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनो, मुझे इस वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है।
तो सर निकाला क्यों? वैल्यू से मतलब नहीं है मुझे इसके प्लस या माइनस साइन से मतलब है। ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव? अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है डबल डिफरेंशिएशन के अंदर तो आप यहां पर मिनिमा पे टिक करोगे, ठीक है। अगर यहां पर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो आपने जो भी पहले आंसर निकाल रखा है उसके मिनिमा पे टिक करोगे। यानी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है कि स्टेप नंबर 2 में कोई भी आंसर नहीं मिलता है। आंसर तो आप स्टेप नंबर 1 में डिफरेंशिएट इज इक्वल टू 0 से ही निकाल चुके हो। हमें सिर्फ मिनिमा या मैक्सिमा पे टिक करना है। वो टिक करने के लिए हम स्टेप नंबर 2 को फॉलो करते हैं और यहां की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव वैल्यू है तो यहां पर मिनिमा पे टिक कर दो। और अगर किसी सवाल में इफ इन एनी क्वेश्चन डबल डिफरेंशिएशन अगर आपका नेगेटिव आता है तो वो आपके मैक्सिमा को बताएगा, इस फंक्शन का मैक्सिमा बताएगा। अगर किसी सवाल में नेगेटिव वैल्यू आती है डबल डिफरेंशिएशन की तो बताओ, यहां तक क्लियर है क्या? लिख लो अगर आपको क्लियर है तो। इसके बाद एक सवाल और मैं करा देता हूं और फिर आपको 2-4 होमवर्क देता हूं, ठीक है। ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगला सवाल, अगले सवाल में भी मुझे मैक्सिमा या मिनिमा या दोनों बताओ कितना होगा। अच्छा, जैसे इस वाले सवाल में आपका 2 पर मिनिमा आ रहा है कितना, -16, तो मैक्सिमा कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। सोचना ही नहीं। अगर आपके पास जो फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब हाईएस्ट पावर 2 है, तो सोचना ही नहीं आपको। एक की अगर मिनिमा वैल्यू आ रही है तो मैक्सिमा कितना हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। क्लियर है? कब? जब x की पावर 2 होगी तब। सर 3, 4, 5 में क्या होगा, देखेंगे, है ना, देखेंगे, अभी खत्म थोड़ी किया टॉपिक हमने। अगला सवाल, y इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। सॉरी, ये हमारा एक फंक्शन हो चुका है y। आपको इस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा दोनों बताना है, तो मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व करूंगा। तो स्टेप नंबर 1 क्या होती है बच्चों, dy/dx इज इक्वल टू 0 करना होता है। करो इसका डिफरेंशिएशन, कितना होगा, 4x माइनस 5। इसका कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और x की पावर 2 माइनस 1 यानी कि x माइनस 5 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, 5 इंटू 1 5, 2 का डिफरेंशिएशन 0। ये कितना आ गया, 4x माइनस 5। इसे 0 के बराबर करो, x कितना आ गया, 5/4। लो भैया, वैल्यू आ गई x की। बट सवाल क्या पूछ रहा था, सवाल तो y की वैल्यू पूछ रहा है ना। ठीक है, तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 2 इंटू x² माइनस 5 इंटू x प्लस 2। यहाँ से लिख सकते हैं ना y, सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। ये हो जाएगा 2 इंटू 5 5 ज़ा 25/4, 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25/4 प्लस 2, ये हो जाएगा 50। एलसीएम ले लेते हैं 16, तो 50 माइनस 4 टाइम्स यानी कि 100 प्लस 16 2 ज़ा 32। सॉल्व कर लेंगे, हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा -50 प्लस 32 यानी -18 अपॉन 16 -9/8। ये हमारी y की वैल्यू हो जाने वाली है। सर y की वैल्यू तो आपने निकाल दी, पर ये मिनिमा है या मैक्सिमा है, क्या करें इसके लिए। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है,
डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y करना होता है। यानी आप ऑलरेडी एक बार डिफरेंशिएट करके 4x माइनस 5 निकाल चुके हो, इसे फिर से डिफरेंशिएट कर दो, कितना आ जाएगा 4। ये कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब ये क्या होगा मिनिमा, ये क्या होगा मिनिमम वैल्यू। तो सर मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मैक्सिमम हो जाएगी प्लस इन्फिनिटी। कितनी हो जाएगी, प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व किया है मिनिमा एंड मैक्सिमा किस तरीके से निकाला जाता है। लेक्चर के एंड में मैं आपको कुछ सवाल भी दूंगा, आप वो सॉल्व करना एज अ होमवर्क। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम वेक्टर्स स्टार्ट करेंगे, पर वेक्टर्स स्टार्ट करने से पहले इसके एक तो सवाल में थोड़े से ट्रिकी आज आपको होमवर्क दूंगा, वो पहले सॉल्व कराऊंगा, फिर हम वेक्टर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आप लिख लो, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, दैट इज इंटीग्रेशन। तो जिस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन को समझा था, डिफरेंशिएशन बच्चों एक मशीन होती है जिसके अंदर किसी फंक्शन को डाल देते हैं तो रिजल्ट आउटपुट में एक नया फंक्शन आ जाता है ना। इंटीग्रेशन भी ऐसा ही कुछ होता है, इंटीग्रेशन के अपने कुछ नियम होते हैं और उसको दर्शाने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। तो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, अगर हम कभी इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको यहां पर फंक्शन लिखना होता है और ये होती है हमारे पास मशीन। ठीक है, एक सांप के जैसा साइन हमें बनाना होता है ना, ऐसा कुछ इंटीग्रेशन इस तरीके से सांप के जैसा साइन बनता है। ठीक है, जैसा लिखा है ना एज इट इज। तो दिस इज इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे डिफरेंशिएशन भी किसी के रेस्पेक्ट में होता था, वैसे ही इंटीग्रेशन भी किसी के रेस्पेक्ट में होता है। तो बेटा ये दोनों मिल करके तो बन रही है मशीन कि इंटीग्रेशन हमें करना है x के रेस्पेक्ट में। किसका करना है, वो यहाँ बीच में लिखा जाएगा ऐसे। यानी ये कोई एक मेरे पास फंक्शन था, इसे हम y बोल दें। y मेरे पास एक फंक्शन है, तो y का मुझे इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। वहाँ पर डिफरेंशिएशन में y का डिफरेंशिएशन करते थे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसे बोलते कैसे हैं, इसे बोला जाता है इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। लिखने के ये तरीके हो गए। सो बेसिकली दिस इज अ मशीन, दिस इज इनपुट, और यहाँ पर आपको फाइनली कुछ आउटपुट मिल जाएगा। तो जब आउटपुट मिलेगा तब ये मशीन और dx ये दोनों हट जाएंगे, क्योंकि ये मशीन के पार्ट है ना। तो आउटपुट में सिर्फ एक फंक्शन मिलने वाला है। तो लिखने का तरीका क्या होता है, बेसिकली अगर आप अंदर एक फंक्शन को लिखते हो तो fx लिखा जाता है। लिखने का तरीका है y लिखो या fx लिखो, विद रेस्पेक्ट टू x इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आंसर में हमारे पास कोई दूसरा फंक्शन आ जाता है। लिखने का तरीका है ना। तो बेटा ये होता है इंटीग्रेशन, इस तरीके से हम इसे शो करते हैं। ठीक है, ओके। अब ना मैं आपको इंटीग्रेशन का मीनिंग समझा रहा हूँ। डिफरेंशिएशन का मीनिंग हमने प्रॉपरली नहीं समझा है, हमने स्लोप समझ लिया है, डिफरेंशिएशन समझ लिया है, उन दोनों को कनेक्ट करने वाली एक कड़ी बाकी है। वो कड़ी भी हम जल्द से जल्द पढ़ने वाले हैं, जैसे ही मोशन इन 1D स्टार्ट होगा, है ना। क्योंकि उसका यूज जहां पर आता है वहीं पर तो हम उसे समझेंगे। पर इंटीग्रेशन में आपको यहीं पर समझा रहा हूं क्योंकि इंटीग्रेशन थोड़ा सा कंपैरेटिवली मीनिंग इजी रखता है। तो अगर आपके पास कोई एक ग्राफ है, मान लो y एक्सिस पर कोई फंक्शन है y, पहले सुनो समझो पहले, है ना। y वाली एक्सिस पर एक फंक्शन है,
एक्स वाली एक्सिस पर भी एक फंक्शन है ना, यहाँ पर कोई वाई फंक्शन मान लेते हैं, यहाँ पर कोई एक्स फंक्शन मान लेते हैं। इसका कुछ ग्राफ हमें दे रखा है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स वाली टर्म में कुछ कुछ लिखा है, ठीक है। जैसे y इज इक्वल टू कुछ है 3x की पावर 5 माइनस 4x स्क्वायर, रैंडमली मैंने कुछ लिख दिया। एग्जैक्टली इसका ऐसा ग्राफ होता है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने रैंडमली कोई ग्राफ बना दिया कि y और x के बीच का कुछ रिलेशन था, तो उसका कुछ तो ग्राफ होगा। लेट से ऐसा कुछ ग्राफ है, मैं ग्राफ के लिए प्रेसाइज हमें मतलब नहीं है, हम कुछ और चीज़ पे ध्यान देना चाहते हैं। तो मान लेते हैं ये एक ग्राफ इक्वेशन है जिसका ग्राफ ये है। अब सुनना ध्यान से, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर y की कुछ तो वैल्यू होगी, हाँ या ना। वैसे ही अलग अलग पॉइंट पर y की वैल्यू भी बदलती चली जाएगी। अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी पट्टी कट कर देता हूँ, स्ट्रिप बोलेंगे इंग्लिश में, क्या बोलेंगे, स्ट्रिप। अगर एक छोटी सी पट्टी को कट कर देता हूँ और x पे नीचे नीचे परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, तो ये जो एरिया है, इस एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ y मल्टीप्लाइड बाय ये वाली डिस्टेंस, इसे हम dx बोल सकते हैं, x के ऊपर की छोटी सी दूरी। मतलब आप पहले x दूरी पर गए और यहाँ पर आपने एक छोटी सी दूरी dx को कट किया, है ना। तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या लिखा जा सकता है, इस स्ट्रिप का एरिया छोटा सा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, छोटा सा एरिया। तो छोटा सा एरिया क्या लिखा जाएगा, y मल्टीप्लाइड बाई dx। बताओ हाँ या ना, है ना। अब इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, आपने छोटी क्लासेस में 10th क्लास तक में सिग्मा पढ़ा हुआ है। सिग्मा एक्स स्क्वायर एन इज इक्वल टू 1 से 5, क्या मतलब होता था, याद करा रहा हूँ आपको। इसका मतलब होता था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये इसका मतलब होता था कि 1 से लगा करके 5 तक जाना है और x में ये सारी वैल्यूज़ प्लेस करते जाओ और सभी को ऐड कर दो, है ना। ये समीशन यानी कि सिग्मा का मीनिंग हुआ करता था, समीशन। इंटीग्रेशन इसका बड़ा भाई है। इंटीग्रेशन को ऐसे लिखा जाता है और इंटीग्रेशन में 1 के बाद सीधा 2 नहीं आता, 1 के बाद 1.0001, 1.00002, 1.00003 करते 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 इनफाइनाइट नंबर्स जो होते हैं, सारे नंबर्स को x में प्लेस करने के बाद सभी के स्क्वायर को ऐड करते हैं। ये इंटीग्रेशन का मतलब होता है। तो इंटीग्रेशन जो होता है बेसिकली ये बड़ा भाई है, किसका, बड़ा भाई है समीशन का। ये जो समीशन है ना, समीशन का बड़ा भाई है। हर एक छोटी छोटी वैल्यूज को ले करके ये फंक्शन के अंदर डालता है और सभी को ऐड करता है। यहां तक क्लियर है क्या, आगे बढ़ते हैं। तो इस ग्राफ में अगर मैं छोटा सा एरिया को y लिख सकता हूं, तो दोनों तरफ मैं मैथ्स का सेम फंक्शन लगा सकता हूं। दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि छोटी 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 बहुत सारी स्ट्रिप्स का एरिया आपको जोड़ना है। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना ही होता है ना। तो छोटी 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 स्ट्रिप का एरिया आपको जोड़ना है बिना किसी गैप के, है ना। 1 के बाद 2 नहीं आएगा, 1 के बाद 1.00001 ऐसे करके सारी वैल्यूज आएगी, है ना। यानी ग्राफ के अंदर मीनिंग होता है कोई भी गैप नहीं रखना है, आप इन सारी स्ट्रिप्स का एरिया ऐड करते चले जाओ। इन सारी स्ट्रिप्स का एरिया ऐड करते चले जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां से x इज इक्वल टू x1 से x इज इक्वल टू x2 तक जो ग्राफ का एरिया है ना, आपको एरिया मिल जाएगा। क्या मिलेगा, एरिया। रिपीट कर रहा हूं मैं, पहली जो छोटी सी स्ट्रिप थी उसका छोटा सा एरिया यानी dA। कैसे लिखेंगे, y तो हो गई इसकी हाइट, dx क्या हो गया, x वाले में छोटी सी स्ट्रिप की लेंथ। तो एरिया कितना हो जाएगा, y इंटू dx। अब अगर मैं यहां से लगा करके यहां तक पूरे ग्राफ के नीचे के एरिया को ऐड करना चाहता हूं, टोटल एरिया बताना चाहता हूं,
तो क्या करूंगा, छोटी 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 कंटिन्यूअस स्ट्रिप्स का एरिया ऐड करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का मतलब वही होता है, बिना गैप के कंटिन्यूअस ऐड करते चले जाओ। 1 के बाद 2 नहीं आएगा, 1.001 है ना, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूसली अगर सारे स्ट्रिप्स का एरिया आप निकालोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। यही तो चाहिए था हमें। कहाँ पर काम आएगा वो बाद में देखेंगे, पर फिलहाल हमारा टारगेट क्या था, टोटल एरिया निकालना। यानी अगर आप DA का इंटीग्रेशन करोगे, यानी छोटे 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 एरिया का इंटीग्रेशन, यानी कि टोटल एरिया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल एरिया। तो टोटल एरिया को आप YDX का इंटीग्रेशन लिख सकते हो। तो यही मीनिंग है। वापस से कंक्लूड करते हैं, आप कभी भी लिखते हो कि YDX का इंटीग्रेशन, इसका मतलब होता है एरिया अंडर द ग्राफ। खत्म। ये सारी चीज हम यही सिखा रहे थे कि YDX का मतलब होता है एरिया अंडर द ग्राफ। कर पाए, रिलेट कर पा रहे हो, है ना। तो ये क्या चीज है, दिस इज एरिया अंडर ग्राफ। ठीक है, इसको ना डिटेल में अभी मैं आपको फिर से बताऊंगा जब मोशन इन 1D चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं है अगर आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आता है। हम इस पूरी थ्योरी को फिर से रिपीट करेंगे। सो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन के रूल्स को सीखते हैं। अलग अलग फंक्शंस के इंटीग्रेशन कैसे होंगे ये सीखते हैं। ठीक है, परेशान मत होइए, आराम से सीखेंगे सारी चीज़ें। फिलहाल इंटीग्रेशन के रूल्स को देखते हैं। रिवर्स करके पॉज करके लिख लेना। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बच्चों बड़ा छोटा पार्ट है। इसमें आपको कोई ज़्यादा लंबे चौड़े रूल्स वगैरह नहीं होते हैं। ना ही इसमें हमें प्रोडक्ट रूल की ज़रूरत पड़ती है, ना ही इसमें हमें डिवीज़न रूल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ना ही इसमें हमें चेन रूल की ज़रूरत पड़ती है। होते हैं, सब होते हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंटीग्रेशन में बड़े छोटे छोटे रूल्स हैं, वही हमें समझने हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम फटाफट से रूल्स के ऊपर आ जाते हैं। सो रूल्स फॉर इंटीग्रेशन, सबसे पहला नियम है कि अगर कुछ नहीं लिखा है, कुछ ना लिखने का मतलब होता है यहाँ पर 1 होगा, है ना। यानी अगर केवल dx लिखा हुआ है, यानी कि फंक्शन कौन है, फंक्शन यही लिखते हैं ना, इनपुट यही लिखते हैं ना। कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली 1 की बात हो रही है। तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है x। कितना होता है, x। ये अभी मैं वापस से समझाऊंगा आपको क्यों, है ना। देखते चलो, अभी नियम है बेटा, नियम है। अगला नियम क्या है, अगर मेरे पास यहाँ पर x की कोई पावर n लिखा हुआ है और इसे मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ x के रेस्पेक्ट में, तो जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता था, डिफरेंशिएशन में n नीचे आता था, x की पावर n-1 होता था, याद है ना। वैसे इंटीग्रेशन में क्या होगा, x की पावर n में आप +1 कर दो। किसमें, पावर में +1 कर दो। यहाँ पर -1 करते थे ना, तो यहाँ पर पहले आप +1 करो और +1 करने के बाद जो टोटल पावर है ना, उस टोटल पावर से आप डिवाइड भी कर दो। इसका ना रिवर्स केस होता है, पहले आपने पावर नीचे ली फिर -1 किया, तो इसमें +1 पावर में करो, फिर पावर को पूरा नीचे लो, n को नहीं, n+1 को पूरा नीचे लो। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे यहीं पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं। x की पावर 3 का इंटीग्रेशन करना है, कितना हो जाएगा, x की पावर 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1, यानी x की पावर 4/4। ठीक है, क्लियर है क्या। आप ये एग्जाम्पल भी लिख लेना साइड में। मेरे पास थोड़ी स्पेस कम है इसलिए मैं ये मिटा रहा हूँ ताकि मैं एक साथ सारे नियम को लिख सकूँ। ठीक है, अगला नियम ये हो जाएगा कि अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो वो कांस्टेंट को बाहर निकाल करके मल्टीप्लाई में रख देंगे और x की पावर n का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो x जो हम
सॉरी k को जो हम बाहर लेकर के गए हैं वो x की पावर n+1 अपॉन n+1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस दैट्स इट। यानी कि कांस्टेंट टर्म को हम डिफरेंशिएशन में भी बाहर रखते थे, इंटीग्रेशन में भी बाहर रखेंगे, फाइनली मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अगला नियम, अगर मेरे पास एक से ज़्यादा टर्म्स हैं, जैसे फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, है ना, इन सभी का मुझे इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो सभी को अलग अलग सॉल्व कर लो। डिफरेंशिएशन में भी तो यही करते थे, सभी को अलग अलग सॉल्व करते थे। तो फर्स्ट टर्म dx को अलग सॉल्व करो प्लस लगा करके, सेकंड टर्म को अलग सॉल्व करो, एंड सो ऑन। सेम तरीका जो हम डिफरेंशिएशन में भी यूज़ किया करते हैं, है ना, इसमें तो कोई चेंजेस है ही नहीं, ठीक है। अगला 1/x का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा ln x, ठीक है। अगला e की पावर x का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वो e टू दी पावर x ही हो जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। साइन x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी देख लेते हैं। साइन x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x ये हो जाएगा बेटा माइनस कॉस x। थोड़ा सा उल्टा है, वहां पर साइन का कॉस होता था, यहां पर साइन का माइनस कॉस हो जाएगा। कॉस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन x, अगेन माइनस साइन का फर्क है। फिर सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x। ध्यान देना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जिस टर्म का डिफरेंशिएशन दूसरा टर्म आता है तो उसका फिर से इंटीग्रेशन पहले टर्म को लेकर के आ जाएगा, दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो tan x का डिफरेंशिएशन था sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन फिर से tan x दे देता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलो कुछ और इंटीग्रेशन भी हम देख लेते हैं। जैसे tan x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ln sec x हो जाएगा, ठीक है, ln sec x, ठीक है। बाकी तीनों का भी लिख लेते हैं, cosec x, sec x और cot x, ठीक है। इन तीनों के भी इंटीग्रेशन देख लेते हैं। सो दिस विल बी ln cosec x प्लस cot x, टोटल में माइनस, ठीक है, यहाँ पर आप माइनस लगा देना। इसके बाद अगले वाले में ln sec x का हो जाएगा sec x प्लस tan x, cot का हो जाएगा ln cosec x माइनस का, ठीक है। ये तीन नॉट सो इम्पॉर्टेंट होते हैं तो हमने लिखा दिया है, बाकी आपकी मर्जी, अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं, अदरवाइज ये तीनों को आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी हमने क्या बोला था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, है ना। ध्यान से देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल में यही साइड में लिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर मेरे पास एक टर्म है 5x प्लस 4, है ना, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा? देखो इधर ध्यान दो, 5x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 आएगा, है ना। अगर 5 का फिर से आप इंटीग्रेशन करते हो, अच्छा 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो, 1 का इंटीग्रेशन अगर x होता है तो 5 का इंटीग्रेशन का मतलब होता है 5 बाहर आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करके 5x हो जाएगा। यानी 5 का फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 5x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन किया तो 5 आया, 5 का फिर से इंटीग्रेशन किया तो 5x आ गया। इनिशियल और फाइनल टर्म में प्लस 4 गायब हो गया, है ना। और हमने क्या कहा था? किसी टर्म का डिफरेंशिएशन करके फिर से इंटीग्रेशन करो तो वही नंबर आ जाना चाहिए था, पर प्लस 4 गायब हो गया ना। क्यों गायब हो गया? आपको समझ में आ रहा है कि 4 का 0 हो गया तो 0 से वापस से 4 लाना पॉसिबल नहीं है,
इसलिए जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हर एक टर्म में प्लस सी लिखा करते हैं। क्या लिखा करते हैं? प्लस सी लिखा करते हैं रिजल्ट में। ठीक है, जब ये सॉल्व करेंगे तो प्लस सी आ जाएगा इसमें, प्लस सी प्लस सी प्लस सी। सी का मतलब बेटा कांस्टेंट है ना, सभी में अपन क्या कर देंगे? प्लस सी कर देंगे। सी का मतलब कांस्टेंट। अब यहाँ पर 5x तो लिखना गलत हो जाएगा ना, क्योंकि वापस से 5x प्लस 4 आना चाहिए। तो अभी 4 तो हम नहीं बता सकते कि 5 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 ही आएगा या क्या आएगा, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं? प्लस कुछ तो कांस्टेंट है। तो ये सारे के सारे इंटीग्रेशन के रूल्स हैं। अब आप इन सभी को नोट कर लो, मैं कुछ एग्जांपल्स सॉल्व कराता हूं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग पॉज करके सारे के सारे रूल्स को लिख लेना, और इसके बाद मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा, 1-2 सवाल सॉल्व कराने के बाद वो आप सॉल्व करना। तो पहला सवाल देखो, पहला सवाल यही हो जाता है कि अगर मैं केवल 3dx यानी 3 का इंटीग्रेशन करता हूं, तो यहां पर मैं 3 को बाहर मल्टीप्लाई में ले आऊंगा, अंदर क्या बच जाएगा? 1dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x के बराबर। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय x यानी 3x प्लस c। ठीक है, ओके। सेकेंड, अच्छा यहां पर मुझे ना एक बात याद आई है। तो ये वाला जो रूल है ना, सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है इंटीग्रेशन में x की पावर n वाला। जैसे x की पावर 5 है तो x की पावर 5 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x की पावर 5 का होता है x की पावर 6/6, पावर में +1 और पूरी पावर डिवाइड में, है ना। x की पावर 6/6 होता है। तो अगर आपको केवल 1 का इंटीग्रेशन करना है तो 1 को आप x की पावर 0 भी तो लिख सकते हो ना। x की पावर 0 मतलब 1 ही तो होगा। तो अगर आप x की पावर 0 को इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 कितना आ जाएगा? x अपॉन 1 यानी x। ये वही तो रूल था सबसे पहला वाला, है ना। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। वो यहाँ से भी आप बता सकते हो। ओके, ठीक है। तो अगला सवाल, चलो x² + 2x का मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करेंगे? x की पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, है ना। इसे मैंने अलग से इंटीग्रेट कर दिया, प्लस लगा करके 2x को अलग से इंटीग्रेट करते हैं। 2x में 2 बाहर चला जाएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² / 2, और फाइनली प्लस c, ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा? x की पावर 3/3 प्लस x² प्लस c, आंसर। ऐसे ही अगला सवाल, 1/√x का मुझे इंटीग्रेशन करना है, क्या करें? तो पहले इसे एक सही फॉर्मेट में लिखें। x की पावर हाफ को ऊपर ले जाओ तो x की पावर -½ बन जाएगा। अगर इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा, रूल सेम रहेगा, चाहे पावर में माइनस हो या प्लस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रूल सेम रहेगा। तो x की पावर -½ + 1 और पूरी पावर से डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो x की पावर ½ अपॉन ½ यानी 2√x + c। ठीक है, अगला सवाल ऐसा ही देख लेते हैं कि 1/x² का इंटीग्रेशन करिए, यानी x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करना है, यानी x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। तो x की पावर -1/-1 यानी -1/x प्लस c, फाइनल आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, किस तरीके से हमें इंटीग्रेशन करना रहता है।
ठीक है, कुछ स्पेशल रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हम चेन रूल तो अप्लाई नहीं करते हैं, पर एक छोटा सा नियम है। क्या नियम है? देखिए, अगर हमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना होता है तो माइनस कॉस एक्स हो जाता है, पर अगर आपको साइन 4x का इंटीग्रेशन करना होगा तो क्या? तो हम क्या करेंगे, 4x को एक अलग वेरिएबल p मान करके साइन p का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस p, मतलब माइनस कॉस 4x, ये लिख सकते हैं। तो साइन x की जगह आप 4x मान लो, तो साइन समथिंग का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस समथिंग, है ना। इसमें एक काम और करना, डिवाइडेड बाय x का जो कोफिशिएंट है वो आप डिवाइड में डाल दोगे। तो अगर इसे मैं एक फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो साइन ax का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस ax डिवाइडेड बाय a। वैसे ही कॉस ax का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन ax डिवाइडेड बाय a प्लस c। तो सारे के सारे, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो या दूसरा कोई फंक्शन, जैसे 1/x का इंटीग्रेशन हमें पता है कितना होता है, ln x होता है, प्लस c। तो अगर हमारे पास 1/ax प्लस c जैसा कोई टर्म है, यानी डिनोमिनेटर में एक फंक्शन आ गया, तो इसके लिए आप इंटीग्रेट करके ln ax प्लस c लिख सकते हो और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, ठीक है। ऐसे ही e टू दी पावर, अगर x की जगह ax का इंटीग्रेशन आ जाता है तो e टू दी पावर ax डिवाइडेड बाय a, ठीक है। सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं वो सेम पैटर्न के हैं। अगर x के साथ कोई कोफिशिएंट आ जाता है तो आपको उस कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। बढ़िया, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो, ये वाले जो इंटीग्रेशन हमने पढ़े हैं, ये सारे के सारे इंटीग्रेशन के कौन से पार्ट में आते हैं, इनडिफाइनाइट। कौन सा? इनडिफाइनाइट। यानी कि यहां पर हमने डिफाइन नहीं किया है कि हमें इंटीग्रेशन यानी एरिया कहां से कहां तक का चाहिए, हमने ये डिफाइन नहीं कर रखा है, इसलिए इसे बोलते हैं इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन या अनडिफाइंड इंटीग्रेशन। अब हम सीखने वाले हैं डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, और बड़ा आसान है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, और ये आज का हमारा लास्ट फाइनल टॉपिक रहेगा। इसके बाद हमारा इंटीग्रेशन भी खत्म, ठीक है। सो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है? देखो, इंटीग्रेशन का मीनिंग आपको क्लियर हो चुका था कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ है तो आपको अगर इस पर्टिकुलर एरिया का वैल्यू बतानी है तो वो आप इंटीग्रेट करके बता सकते हैं। जैसे y dx का इंटीग्रेशन, ये आपको एरिया बता देगा, पर कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू x1 से लगा करके x2 तक का एरिया चाहिए। तो अगर आप ये मेंशन कर देते हो कि भैया x = x1 से लगा करके x = x2 तक का मुझे एरिया चाहिए, तो इसे बोला जाता है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। हमने डिफाइन कर दिया ना कि हमें कहाँ से कहाँ तक का एरिया चाहिए। अब सॉल्व कैसे करते हैं सर? बड़ा आसान है, बहुत आसान। सारे के सारे नियम इंटीग्रेशन के सेम है, हम सीधा सवाल करते हैं, है ना। एक बार मैं रूल लिखा देता हूँ, मतलब क्या रूल होता है इसका, और फिर सीधा अप्लाई करके देखते हैं। तो क्या करना होता है ना, आपका अगर आउटपुट आ जाता है gx, आउटपुट क्या आ जाता है gx, आपने fx को इंटीग्रेट किया, आपका आंसर gx आ जाता है। आपको x1 से x2 तक इंटीग्रेट करना था, तो आप क्या करेंगे,
पहले x2 की वैल्यू डालोगे और x1 की वैल्यू डाल करके इसे माइनस कर देंगे। ये बाद में समझते हैं, पहले इधर ध्यान दो, ये बाद में समझेंगे, नियम वगैरह जो भी है वेरिएबल्स में सब बाद में। एग्जाम्पल 2x² + 3, ठीक है, इसे इंटीग्रेट करना है x = 1 से लगा करके 2 तक। सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, पहले जो अंदर टर्म दे रखी है, जो आपको फंक्शन दे रखा है, उसे इंटीग्रेट करो। क्या करेंगे, तो 2x² तो बाहर आ गया, x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² 2 + 1 / 2 + 1, फिर ये बाहर वाला 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 3, और 3 का कितना हो जाएगा 3x, जैसे 5 का 5x था, 3 का 3x, 10 का 10x, -5 का -5x, -5/3 का -5/3x, सो 3 का हो जाएगा 3x, है ना। यहाँ पर आपको +c नहीं लगाना होता है। जब भी आपको रेंज, इसे क्या बोलते हैं बेटा, रेंज, मिला करके क्या बोलेंगे, रेंज। ये लोअर लिमिट हो गई है, ये अपर लिमिट हो गई है। रेंज की लिमिट होती है, मतलब कहाँ से कहाँ तक, लिमिट क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक। तो रेंज का मतलब होता है, इस पूरे को मिलाकर के रेंज बोलेंगे। रेंज में एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है। तो कहाँ से को लोअर लिमिट बोलते हैं, ये क्या है, कहाँ से, और ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट। इसका मतलब होता है कहाँ तक, ठीक है ना। मिलाकर के क्या बोलते हैं, मिलाकर के बोलते हैं रेंज, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पर +c नहीं लगता है, तो इसे सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 2x³ 3/3 + 3x। अब क्या करना है, आपने इंटीग्रेट तो कर दिया, पर रेंज को अभी प्लेस नहीं किया है, रेंज हम अगली स्टेप में प्लेस करेंगे। तो तब तक के लिए क्या करो, तब तक के लिए आप ना एक सीधी लाइन बना दो आगे, फिर से ये सांप मत बनाना, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हो चुका है। तो आप यहाँ पर x = 1 से x = 2 लिख दो। इसका मतलब है कि भैया अभी हमने रेंज प्लेस नहीं करी है, हमें करना बाकी है। इंटीग्रेशन कर चुके हैं, इसलिए अब ये सांप तो लगा नहीं सकते, तो रेंज डालना बाकी है, तो ऐसे लिखा जाता है। अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप हायर लिमिट को x की वैल्यू, x की जगह पर प्लेस कर दो। जहां जहां x है वहां वहां आप 2 प्लेस कर दो। पहले हायर लिमिट प्लेस करो, तो देखो 2/3 × 2 का क्यूब, x की जगह 2 आ गया, प्लस 3 × फिर से x की जगह 2 आ गया। इस पे बड़ा ब्रैकेट बना दो, माइनस करके x जहां जहां है वहां लोअर लिमिट को प्लेस कर दो। 2/3 1 का क्यूब प्लस 3 × 1। समझ में आया, इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया, हायर लिमिट को पहले पूरे फंक्शन में जहां जहां x था वहां वहां प्लेस किया, लोअर लिमिट को जहां जहां x था वहां प्लेस किया, हायर लिमिट वाले फंक्शन में से लोअर लिमिट वाले फंक्शन को माइनस कर दिया। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। यहां पर तो वैल्यू आनी चाहिए ना, तो वैल्यू ही आएगी, एरिया कुछ तो होगा। 2/3 2 2 4 2 8 प्लस 6 माइनस 2/3 प्लस 3, सो 8 2 16/3 प्लस 6 3 18 माइनस 9 10 11, सो 3, सो 4 22, ठीक है। तेईस 23/3, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, सो इस तरीके से हमें डिफाइनाइट इंटीग्रेशन सॉल्व करना होता है। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का मतलब कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू प्लेस करनी रहती है। ऐसे ही कुछ और सवाल हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर इससे ज़्यादा और हमें कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आप लोगों के लिए कई सारे सवाल दे रहा हूं, इसमें लास्ट में कुछ चैलेंजिंग सवाल भी दूंगा। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो आप
लास्ट के चैलेंजिंग सवाल को छोड़ सकते हैं। अगर आप जेई के स्टूडेंट हैं तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, और सभी के आंसर नेक्स्ट क्लास में। तो बने रहिए मेरे साथ, इन सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं।